Hey everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Dubroy and this is the set 10 of the Sure Shot questions. And in this particular video, I'm going to cover questions from the combination of similar or opposite words, triple fillers and double errors. ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन टाइप्स है मतलब पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, ये तीनों न्यू पैटर्न क्वेश्चंस के अंडर में आता है. ठीक है, तो अगर आप इफ यू आर इन अ फेज ऑफ बिगिनर टू इंटरमीडिएट, अगर आपका फेज ऑफ प्रिपरेशन बिगिनर टू इंटरमीडिएट है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, ताकि ये चीजें आपके लिए एग्जाम में नया ना हो, आप पहले से ऐसा क्वेश्चंस देख चुके होंगे. तो आई सजेस्ट कि आप मेरे साथ पूरा एंड तक रहो वीडियो के, ताकि यू कैन गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ इट. सो लेट्स बिगिन. Here's the first question. Okay. In each of the questions given below, 4 words are given which is then followed by 5 options. Okay, 4 word दिए गए हैं, इसके बाद 5 options दिया गया with their combinations like BC, AD, BD, AC, AB. ये combination में दिया गया है. ठीक है, ये जैसे A and B इसका combination A and B ऐसा आया, तो combination में options दिया गया है. ठीक है, you must choose the combination which is either most similar or opposite in meaning. हमें ऐसा combination choose करना होगा ऑप्शन से ताकि वो combination either इन चारों वर्ड्स का most similar meaning होता है या most opposite meaning होता है. ठीक है, synonymous होना पड़ेगा या इसका पूरा opposite meaning होना पड़ेगा, ऐसा एक combination choose करना होगा. ये A and B का combination हो सकता है, B and D का combination, C and A का combination, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा एक combination choose करना होगा कि वो कॉम्बिनेशन उसका सिमिलर या उसका ऑपोजिट मीनिंग के अंडर में आ जाए. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन करना क्या है. चलिए पहले उनका मीनिंग देख लेते हैं. एग्जाम्पशन का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इनकम अप टू 5 lakhs कैन क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स. करेक्ट, एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स होता है, टैक्स एग्जाम्पशन होता है. तो एग्जाम्पशन का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री या एक्शन ऑफ फ्रीइंग, किसी चीज को आजाद कर देना, एक्शन of freeing या state of being free, that's exemption. ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला इनकम अप टू 5 lakhs कैन क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स. जब जिनका 5 लाख तक का साल भर का इनकम है उनको अलग से टैक्स नहीं भरना होगा. देयर एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स, दे कैन क्वालिफाई फॉर द एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स. दैट मींस दे कैन एक्शन ऑफ फ्रीइंग, उनको आजाद कर दिया गया टैक्स के बाउंडेशन से. समझ में आ गया. नेक्स्ट, समन. समन का मतलब क्या है. इट मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं द वेटर वाज समन्ड, तो इट मींस द ऑर्डर टू प्रेजेंट, उनको ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर टू बी प्रेजेंट. देखो अभी तक जितना समझ में आ रहा है ये दोनों तो ऑपोजिट वर्ड है. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक को फ्री कर रहा है, दूसरे को ऑर्डर करके प्रेजेंट करा रहा है. ठीक है, तो समझ में जितना आ रहा है ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है. उससे भी बेहतर कुछ मिल जाता है क्या, देखते हैं. प्लाई. प्लाई क्या है, इट्स लाइक लेयर और फोल्ड. ऐसा होता है ना, लेमिनेटेड मटेरियल का लेयर या फोल्ड, हम लोग प्लाईवुड वगैरह भी बोलते हैं, उसमें लेयर होता है नो. तो प्लाई 1 प्लाई 2 प्लाई होता है, तो इट्स लाइक अ लेयर और फोल्डेड लेमिनेटेड मटेरियल्स, इनको हम प्लाई कहते हैं. ए लेयर ऑफ फोल्डेड or you can say laminated materials. That's ply. Last one क्या है, arrears. Arrears जैसे हम लोग यूज करते हैं, जो पैसा किसी को पहले से देना चाहिए था, वो टाइम बीत गया, अभी तक वो नहीं दिया गया, उसको एरियर्स कहते हैं. एग्जांपल अगर मैं बोलूं लाइक द मनी दैट इज ओड एंड शुड हैव बीन रिपेड अर्लियर, जिसको पहले से पैसा मिलता है एंड उसको पहले से उसको पैसा क्लियर कर देना चाहिए था. एरियर्स उसको बोलते हैं जो बाकी होता है पैसा. ठीक है, लाइक अभी एरियर्स पेपर को भी कहते हैं, जो एग्जाम में अगर कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो अगले साल जिसको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था, वो अगले साल फिर से कोई उसके लिए बैठ रहा है, तो एरियर पेपर होता है ना उसका. वो तो एरियर इज दैट
arrear is that money which is owed and should have been repaid earlier, that is arrear. मैं जल्दी से लिख देता हूं, money that is owed and should have been paid earlier, that's arrear. तो एक भी उनका ऑपोजिट या सिनोनिम मीनिंग में नहीं आता है सिवाय ए एंड बी. तो ए एंड बी ऑपोजिट मीनिंग में आ रहा है. ऑपोजिट मीनिंग के हिसाब से ए एंड बी होगा. ए एंड बी किस में है? ई में है. तो ए एंड बी इज आवर आंसर. समझ में आ गया? करना क्या है, आपको मोस्ट सिमिलर या ऑपोजिट मीनिंग निकालना है. तो हमें यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग निकल गया था. एग्जाम्पशन का मतलब है फ्री कर देना एंड समन का मतलब है उसको बुलाना. ठीक है, तो फ्री कर देना एंड बुलाने में पूरा रात दिन का तफावत है, तो ये ऑपोजिट का मीनिंग हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ए एंड बी आपका आंसर हो गया. चलो नेक्स्ट. सेम है, सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग निकालना है कॉम्बिनेशन का. तो एडजॉर्न हम लोग कैसे यूज करते हैं, लाइक द कोर्ट इज एडजॉर्न. तो एडजॉर्न मतलब ब्रेक ऑफ विद एन इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग इट लेटर. खत्म कर देना ताकि वो इंटेंशन रखी कि आप इसको बाद में फिर से शुरू कर सकते हो. ठीक है, एडजॉर्न का मतलब मैं लिख के देता हूं, ब्रेक ऑफ with the intention of resuming it later. आप बाद में फिर से शुरू करोगे उस इंटेंशन को रख के. अभी के लिए फिलहाल के लिए रुकावट कर देना, ब्रेक ऑफ कर देना. ठीक है, दैट इज एडजॉर्न. ओके. पेट्रोनेज का मतलब क्या है? इट्स लाइक अगर मैं बोलूं द बिजनेस कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन प्राइवेट पेट्रोनेज. क्या बोला मैंने? द बिजनेस कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन प्राइवेट पेट्रोनेज. तो पेट्रोनेज का मतलब क्या हो गया? इट मींस द सपोर्ट गिवन बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर. कोई एक सपोर्ट या हेल्प एक इंडिविजुअल के द्वारा या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरे को दिया गया, दैट्स द पेट्रोनेज. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला द बिजनेस के नो लॉन्गर डिपेंड ऑन प्राइवेट पेट्रोनेज, के किसी के प्राइवेट सपोर्ट से ये बिजनेस और अपने बलबूते पे नहीं चल पा रहा है. प्राइवेट सपोर्ट से भी कितना दिन चलेगा? दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. सो द पेट्रोनेज इज द सपोर्ट. मैं लिख के देता हूं जल्दी से, द सपोर्ट गिवन बाय एन इंडिविजुअल, भी कह सकते हो, बाय एन इंडिविजुअल और organization, ORG लिख रहा हूं, by an organization to another, that's the patronage. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? पोस्टपोन करने का मतलब क्या है? फिर से किसी कोई एक टाइम के लिए उसको कोई एक चीज को हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं ना. इट्स लाइक एन अरेंजमेंट टू टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम. समझ में आ रहा था? एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन, तो कुछ दिनों के लिए उसको डिफर कर दिया गया है, पीछे कर दिया गया है. ठीक है, बाद में होगा ऐसा काइंड ऑफ. तो एन अरेंजमेंट टू टेक प्लेस एट ए लेटर टाइम, इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एडजॉर्न. तो हमें इनका सिमिलर मीनिंग तो मिल गया. देखते इसके बाद कोई अगला अगर कोई अच्छा कुछ मिल जाता है. पोस्टपोन में मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, आपको पता ही होगा पोस्टपोन का मतलब. इट मींस एन अरेंजमेंट टू टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम. ठीक है, समथिंग सिमिलर टू एडजॉर्न. नेक्स्ट फिर क्या था? ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क का मतलब क्या है? ग्रोटेस्क इज समथिंग दैट इज वेरी एबोमिनेबल. हमने एबोमिनेबल का मीनिंग मेरा शायद उसमें पढ़ाया था आपको, वोकैबिंग ए टू जी में. एबोमिनेबल लाइक एबोमिनेबल हिमालयन एप्स, ऐसा मैंने कुछ बोला था आपको. तो एबोमिनेबल का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी रिपल्सिवली अगली या डिस्टॉर्टेड, बहुत ही गंदा दिखने वाला या डिस्टॉर्टेड, इसको ग्रोटेस्क कहते हैं. ठीक है, रिपल्सिवली अगली, जिसको देखने से ही घिना है. रिपल्सिवली अगली या डिस्टॉर्टेड भी कह सकते हो. रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड, दैट्स ग्रोटेस्क. ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक ही हो रहा है ए एंड सी, जो सिमिलर मीनिंग हो रहा है. आपका ए एंड बी, इसमें ए एंड बी ऑपोजिट मीनिंग हो रहा था, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग हो रहा है. आपको सिमिलर या ऑपोजिट मीनिंग चाहिए. तो ए एंड सी किस में है? इसमें भी ई में है, तो ई आपका आंसर होगा. ए एंड सी समझ में आ गया? देखो इजी है, नो रॉकेट साइंस, जस्ट क्वेश्चंस को समझना है. वोकैबुलरी, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तब फंस जाओगे. ठीक है, वोकैब्स अच्छा करना होगा.
चलो अगला देखते हैं, इंसेसेंट, ये भी सेम करना है, यू नो मोस्ट सिमिलर ऑपोजिट कॉम्बिनेशन से। इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब क्या है? नाइस वर्ड। देखो, इट्स लाइक लीव्स फेल इंसेसेंटली लास्ट ऑटम, ठीक है, लीव्स फेल इंसेसेंटली लास्ट ऑटम। तो इंसेसेंटली का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज डन विदाउट ए पॉज और इंटरप्शन, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होते ही, वन आफ्टर द अनदर होते ही जा रहा है, कोई रुकावट के बिना। तो ऑटम में क्या होता है? जनरली ऑटम के टाइम में पेड़ के पत्ते गिरते हैं, इसलिए मैंने बोला लीव्स फेल इंसेसेंटली लास्ट ऑटम, मतलब एक के बाद एक धराधर गिरती जा रहा था इंसेसेंटली। तो इंसेसेंटली का मतलब है विदाउट पॉज, और यू कैन से इंटरप्शन, विदाउट पॉज और इंटरप्शन, दैट इज इंसेसेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था आपका? स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस का मतलब क्या? स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना, ठीक है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है इट्स लाइक ऑकरिंग एट एन इरेगुलर इंटरवल, ठीक है, या ओकेशनली जो होता है, जो हमेशा नहीं होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इंसेसेंट। हमें मिल गया एक्चुअली अपना आंसर। इट्स लाइक इन स्पोरेडिक का मतलब क्या है? ऑकरिंग at irregular occurring at irregular intervals, or you can say occasionally, you can say occasionally, that means जो हमेशा नहीं होता है, जैसे इंसेसेंट क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, विदाउट पॉज और डिले, वैसे ही स्पोरेडिक बहुत टाइम लेके होता है। ये ओकेशनली, कभी कभार ही होता है, इरेगुलर इंटरवल्स में होता है। इसका कोई मतलब अगर हर एक घंटा में ऐसा होगा, ऐसा कोई इंटरवल दिया गया नहीं है, ठीक है, दैट्स स्पोरेडिक। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ए एंड सी हमारा आंसर मिल गया। ऑल द फ्लटर का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। फ्लटर का मतलब क्या है? एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ए कपल ऑफ बटरफ्लाइज फ्लटर्ड अराउंड द गार्डन, दैट मीन्स समथिंग जो एक विंग्ड क्रिएचर होता है ना, जैसे बर्ड्स, बटरफ्लाई, वो ऐसे विंग्ड वाला इंसेक्ट्स जो होता है, वो जब हवर करता है, जो मंडराता है, उसको फ्लटर कहना कहता है, ठीक है। इट्स लाइक, अब मैं लिख देता हूं मीनिंग, इट्स लाइक बर्ड्स और विंग्ड क्रिएचर्स birds or winged creatures hovering, that's flutter करना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कपल ऑफ बटरफ्लाइज फ्लटर्ड अराउंड द गार्डन, दैट्स फ्लटरिंग, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? ऑपोजिट में आ जाएगा इंसेसेंट एंड स्पोरेडिक, दैट मींस ए एंड सी। ए एंड सी किसमें है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं, डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब क्या है? समथिंग, देखो हम लोग बोलते हैं ना, ये एग्जैक्टली डिपिक्ट कर दिया, कोई एक पेंटिंग या कोई एक आर्ट फॉर्म, कोई एक मूर्ति, ऐसा कोई एक चीज बनाना जो कोई ओरिजिनल चीज को या कोई दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करे, उसको डिपिक्ट कहना कहते हैं। टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय ड्राइंग, पेंटिंग और एनी अदर आर्ट फॉर्म, रिप्रेजेंट समथिंग, रिप्रेजेंट समथिंग बाय अ ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग और अदर आर्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है डिपिक्ट करना, ठीक है। थ्रॉट, थ्रॉट का मतलब क्या है? टू, किसी को कोई चीज अकॉम्प्लिश करने से रोकना, उसके रास्ते पे रुकावट डालना, दैट्स थ्रॉट। इट मींस टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम accomplishing something, that's short for you, ठीक है। रेंडर, रेंडर हम लोग करते हैं ना, कोई एक फाइल को रेंडर करते हैं, या अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो वगैरह,
तो आप कोई चीज को बना के, या अगर आप फोटोशॉप वगैरह भी करते हो, तो एट द एंड हम लोग फाइल को रेंडर करते हैं ना। रेंडर करने का मतलब क्या है? इट मीन्स वो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने वो काम किया उसको फाइनल प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको आर्टिस्टिकली डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, डिपिक्ट, देखो मैंने आंसर एक्चुअली बोल ही दिया, डिपिक्ट, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो गया आपका। ठीक है, तो डिपिक्ट समथिंग आर्टिस्टिकली और टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट और डिपिक्ट आर्टिस्टिकली, इट मीन्स टू रेंडर, तो आपका ए एन सी सिमिलर मीनिंग आ गया। ठीक है, स्टील वैसे ही उसका कोई मीनिंग, मतलब स्टील का मतलब क्या, शांत, चुपचाप, ठंडा, ऐसा होता है ना, तो वैसे भी किसी के साथ नहीं जा रहा था वो, तो ए एन सी आपका मीनिंग हो गया। ए एन सी किस में? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन टाइप कैसे करना है? ठीक है, तो देखो आपको वैसा एक मीनिंग, तो इसके लिए आपके वोकैबुलरी में बहुत अच्छा ग्रिप होना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वोकैब में जितना आप ग्रामर में ध्यान दे रहे हो, वैसे ही इक्वली आप वोकैब में भी ध्यान दो, तो ताकि ना ये सब चीजें आपको ना रुक, कभी भी ये सब टेंशन ना दे आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये हो गया अभी ट्रिपल फिलर्स। आपको वहां से इन तीनों ऑप्शंस में से ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है, एक एक। ऐसा नहीं होगा कि नंबर वन यहाँ पे बैठेगा, टू, ऐसा नहीं। नंबर वन लास्ट में भी हो सकता है, ये ब्लैंक में जो बैठेगा वो लास्ट वाला वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, आपको अल्टीमेटली वैसा एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, दैट मीन्स दैट बिकम्स द सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल। ठीक है, दैट्स ट्रिपल फिलर्स। तो देखते हैं सेंटेंस पढ़ के। रोटेशन इज द डैश ऑफ द अर्थ ऑन इट्स डैश, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ डैश द सन डैश द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अच्छा, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बता रहा है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ओके फाइन। तो द रोटेशन इज द डैश ऑफ द अर्थ ऑन इट्स, रोटेशन क्या है? इट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, डेफिनेटली इट इज द रिप्रेजेंट, इट इज द मूवमेंट, डेफिनेटली होना चाहिए। तो रोटेशन इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स, किस में रोटेट करते हैं हम लोग? उसके अपना एक्सिस में रोटेट करते हैं, करेक्ट। तो रोटेशन इज द मूवमेंट, नंबर वन में क्या होगा? थ्री, ऑप्शन थ्री होगा, मूवमेंट होगा ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, नंबर वन होगा। तो मैं रोटेशन, आपका अर्थ का रोटेशन रिवोल्यूशन, रोटेशन क्या होता है? ये पकड़ लो, ये अर्थ है जो अपने चारों तरफ ऐसे जो घूमते रहता है, दैट्स रोटेशन। एंड रिवोल्यूशन क्या होता है? वो उसका एक्सिस में, जब पकड़ लो यही अर्थ का, वो जो एक्सिस में, ये पकड़ लो ये सन है, वो एक्सिस में जो ऐसे घूमते हुए जाता है, ये रिवोल्यूशन हो जाता है। ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन है। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। में ये बिना ऑप्शन देखे ही आप मतलब गैस कर ले सकते हो, मतलब ऐसा कॉमन सेंटेंस है। तो स्लाइटली या कंटिन्यू, रिप्रेजेंट, कुछ नहीं होगा। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, देखो अराउंड कहाँ पे? ऑप्शन 5। तो क्या होगा? तो आपको आंसर मिल ही गया। तो ऑप्शन 3, 1 एंड 5, 3, 1 एंड 5, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखो, तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun in a fixed path or orbit is called a revolution। समझ में आ रहा है? तो इजी था ये, बहुत ही इजी था। अगला देखते हैं। Archaeologists have made dash to reconstruct the lives of early people। अच्छा, archaeologists have made shelters, घर क्यों बनाएंगे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए? डेफिनेटली नहीं। Existence, डेफिनेटली नहीं। Attempts, हाँ डेफिनेटली हो सकता है। Tools to reconstruct the lives of early people to find out about the tools भी। अच्छा देखते, गैदरिंग, आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड गैदरिंग टू रिकंस्ट्रक्ट, एकदम नहीं। हैव आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग करके वो कैसे कर सकते हैं? टूल्स एंड अटेम्प्ट्स में कुछ हो सकता है। चलो फिलहाल 3 एंड 4 दोनों रखते हैं, आगे पढ़ के देखते हैं। टू रिकंस्ट्रक्ट द, कहाँ गया? लाइव्स ऑफ अर्ली पीपल टू फाइंड आउट अबाउट द डैश इन व्हिच दे लिव, डेफिनेटली लिव्ड, तो क्या होगा? शेल्टर्स इन व्हिच दे लिव्स, तो यहाँ पे श्योर हो गए हम लोग, ऑप्शन 1, शेल्टर्स इन व्हिच दे लिव्स, द फूड दे एट बाय गैदरिंग। अच्छा, बाय शेल्टर्स, एग्जिस्टिंग, शेल्टर्स तो चला गया। बाय एग्जिस्टेंस, बाय अटेम्प्ट्स, plant products produced, definitely by tools plant produced, by gathering plant produced, by outsourcing plant produced, एक ही बेटर है कौन? गैदरिंग। तो ऑप्शन 5, by gathering plant produce and hunting animals and the way in which they express themselves। तो अभी हमें लास्ट ऑप्शन क्या है? 3 एंड 4 में चूज करना है। अच्छा, हमें अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, हम दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, दूसरा ट्राई क्या कर सकते हैं,
हमें 2 and 3 दैट मींस 1 and ब्लैंक नंबर 2 and 3 में क्या बैठेगा, यहाँ हमको फाइलेंट हो गया, 1 and 5 बैठेगा, ठीक है। तो 1 and 5 किसमें, 1 and 5, 1 and 5 और किसमें, किसी में नहीं है, 1 and 5 इसी में। तो नंबर 3 देखो मैंने बैक मेथड चूज किया, देखा, क्योंकि ऑप्शन ब्लैंक 1 के लिए मेरा 2 भी सही बैठता, मेरा 3 भी सही बैठता, 4 भी उसका मीनिंग निकल ही जाता। तो हमने क्या किया, हमने ब्लैंक 2 and 3 को बैक टेस्ट कर लिया। बैक टेस्ट में क्या है, 2 and 3 को हमने तो करेक्ट आंसर निकाल लिया था, इसके साथ कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डेफिनेटली ऑप्शन 3 ही बैठ रहा है बस, क्योंकि 4 के साथ 2 and 3 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये पांचों ऑप्शन में से 4 के साथ ऑप्शन 1 and 5 दैट मींस 1 and 5 दैट मींस ब्लैंक 2 and 3 में जो बैठेगा उसके साथ इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है, देन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 3 बैठेगा, दैट मींस अगर मैं पूरा सेंटेंस को पढ़ूं दैट वुड बी लाइक आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड attempts to reconstruct the lives of early people to find out about their shelters in which they lived, the food they ate, by gathering plant produce and hunting animals, and the ways in which they expressed themselves. समझ में आ गया? देखो हमने क्या मेथड से किया, जब आप लोग फंस जाओगे ना, ऐसे ही छोड़ मत दो, एग्जामिनर ना कोई क्लू छोड़ ही देता है, कोई ना कोई लूप होल छोड़ ही देता है क्वेश्चन में, ताकि यू नो इट बिकम्स इजी फॉर द स्टूडेंट्स, जहां पे वो थोड़ा अगर ट्रिक अप्लाई करे वो आंसर निकाल ही लेगा, ठीक है। तो वैसा चीजों को कोशिश करो ढूंढने का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आवर लाइव्स आर डैश बाय surroundings okay in many ways okay our lives are subsisted का मतलब क्या है, subsisted का मतलब it means to survive, ठीक है, it means to survive or you can say to live। तो our lives are subsisted by surroundings in many ways, एकदम नहीं, we depend on, अच्छा our lives are resources, our lives are asked by our surroundings, एकदम नहीं, our lives are affected, हाँ definitely हो सकता है, our lives are affected, our lives by our environment lived, एकदम नहीं, our lives are affected, हमें आंसर मिल ही गया यहाँ पे एक ही बार में, our lives are affected by our surroundings in many ways, we depend on the dash to sustain ourselves, we depend on what, we depend on, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, we depend on resources, definitely हो सकता है, we depend on asked, we depend on environment, we depend कहाँ गया, we depend on the environment to sustain ourselves, चलो हो सकता है, in the surrounding, अच्छा सराउंडिंग एरियाज के साथ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए था, रिसोर्सेस होना चाहिए था। अच्छा फिर भी देख लेते आगे, प्रिमिटिव सोसाइटीज डैश ऑन द नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अभी देखो सब्सिस्टेंस यहीं पे दे दिया, सब्सिस्टेंस का मतलब फिर से मैंने बोला है सर्वाइव करना, ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो द प्रिमिटिव सोसाइटीज सबसिस्टेड डेफिनेटली ऑन द नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बैठेगा। पहले बैक मेथड में चेक कर लेते, 1 and ऑप्शन नंबर दैट मींस ब्लैंक नंबर 1 एंड ब्लैंक नंबर 3, 4 and 1 होना पड़ेगा, 4 and 1 किसमें है, 4 and 1 इसमें है, ठीक है। ऑप्शन ई में 4 and 1 है, तो उसके साथ कौन सा ऑप्शन 2 बचा है, ऑप्शन 2 में क्या रिसोर्सेस, हमें डाउट था एनवायरनमेंट होगा या रिसोर्सेस होगा, ऑप्शन 2 के लिए अभी देखो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना कौन सा बैठाना है। आप ऑप्शन 4 and 1 अपने फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन को चेक कर लिया, सेकंड ऑप्शन के लिए आपने यू नो जस्ट ऑप्शन को चूज कर लिया, आपको आंसर मिल गया, तो कौन सा होगा इसमें, डेफिनेटली रिसोर्सेस होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। आपका करेक्ट आंसर क्या है, 3 कैसे आ जा रहा है, हाँ। तो आवर लाइव्स आर affected by our surroundings in many ways, we depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas, primitive societies subsisted on natural means of subsistence, example edible, that is like edible plants and animals। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, 4, 2 and 1। समझ में आ गया बैक मेथड से कैसे चीजों को कभी कभी इजी कर देते हैं हम लोग। तो देखो हाँ ये सब चीजें याद रखना, एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ मत दो, हो सकता है क्वेश्चंस में ऐसा कोई लूप होल रह जाए आप इजीली करेक्ट कर पाओ उसको। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया इज द डैश ऑफ आवर एम्पायर, ओके, इंडिया इज द इफ द एम्पायर लूजेस any other part of its dash we can survive, okay fine, but if we lose India the son of our empire will have dash, okay fine। India is the dash of, मतलब इसमें ऐसे ही समझ में आ रहा है इंडिया बहुत प्राइम है,
इंडिया के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, वो अंपायर के दूसरे पार्ट को लूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया को लूज कर दिया उनका एम्पायर ही इट विल सेट, ऐसा कुछ डिनोट कर रहा है। तो इंडिया इज द डैश ऑफ आवर एम्पायर। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, डेवलपमेंट एकदम नहीं, पिवट। पिवट का मतलब क्या है? इट्स लाइक द सेंट्रल पॉइंट, पिवट पॉइंट हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, इट्स लाइक द सेंट्रल पॉइंट, ऐसा ही कुछ डिनोट कर रहा है। अच्छा देखते इससे बेटर कुछ अगर मिलता है, इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर, गॉन ऑफ आवर एम्पायर। डोमिनियन, डोमिनियन मतलब क्या? इसके लिए इट्स लाइक कंट्रोल, डेफिनेटली डोमिनियन नहीं होगा, डोमिनियन का मतलब है कंट्रोल, ठीक है। बुक ऑफ आवर एम्पायर, सेट ऑफ आवर एम्पायर, एकदम नहीं, सेट तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया था, यहाँ पे ऐसे आंसर हो गया, सेट शायद पीछे होगा। अच्छा देखते हैं, ठीक है। इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर, वन तो मिल ही गया, पिवट ऑफ आवर एम्पायर। इफ द एम्पायर लूजेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा इफ एम्पायर लूजेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स कंट्रोल ना, दैट मींस डोमिनियन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4, वी कैन सर्वाइव। बट इफ वी लूज इंडिया, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल सेट, दैट्स ऑप्शन 6। सन ऑफ आवर एम्पायर विल बुक, विल गॉन, विल डेवलपमेंट, कुछ नहीं होगा। तो एकदम इजी था। 2, 4 एंड 6 देख लो कहां पे, 2, 4 एंड 6 ऑप्शन 6 में है। 2, 4 एंड 6 देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा मीनिंग जानना था, मीनिंग जान लिए तो आप आराम से कर पाओगे, ऐसा ही था, ठीक है। इजी है, नो रॉकेट साइंस। चलिए अगला देखते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन देयर आर एरर्स इन 2 पार्ट्स। अच्छा ये डबल एरर्स है, तो हो सकता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में एरर हो सकता है बी एंड सी में, ए एंड बी में, डी एंड बी में, कुछ में भी एरर हो। आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है, कहां पे एरर हो सकता है। अगर कुछ एरर नहीं है तो नो एरर ऑफ कोर्स। देखते हैं। No institution, however high, including the judiciary, should insulate oneself from improvements. Okay, fine. No institution, however high. Now, इसमें देखो, however का मतलब क्या है? However का मतलब हम लोग however कब यूज करते हैं? However, no, I did the job. फिर भी, however का मतलब क्या है? फिर भी हम लोग जिसको बोलते हैं हिंदी में, this however. तो no institution, however high, फिर भी हाई कभी नहीं होगा, कितना भी हाई हो जाए। नो इंस्टीट्यूशन, कितना भी हाई हो जाए, इंक्लूडिंग द जुडिशियरी, ठीक है। तो यहां पे हाउएवर होगा ना, हाउसोएवर होगा। हाउसोएवर का मतलब क्या है? कितना भी, isn't it? Like no institution, कितना भी हाई, इंक्लूडिंग द जुडिशियरी, हाउसोएवर हाई। हाउसो, यहाँ पे हाउएवर का मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। Howsoever high, including the judiciary, should insulate oneself. Now, remember, if the subject of the sentence is one, it continues with one. तो reflexive pronoun यहाँ पे oneself होता है। अगर यहाँ पे subject one होता है, subject क्या है? Institution, neuter gender, तो उसके लिए oneself होता है ना itself होता है? Definitely itself होगा, ठीक है। यहाँ पे one institution या वन सेल्फ से अगर सेंटेंस, मतलब अगर वन के साथ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका वन सेल्फ होता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन इज न्यूटर जेंडर, तो इसके लिए क्या होगा? इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो नो इंस्टीट्यूशन, हाउसोएवर हाई, इंक्लूडिंग द जुडिशियरी, शुड इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया कैसे यूज होता है? तो क्या है ऑप्शन, कहां पे एरर था? बी में था एंड डी में था, बी एंड डी किसमें? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इजी है, ठीक है। थोड़ा देखो, ये सब बहुत माइन्यूट अटेंशन चाहिए। अगर थोड़ा भी यहां से वहां हो गया, आप समझ नहीं पाओगे आंसर कहां पे गलती है, आप कुछ भी दूसरा मार्क करके आ जाओगे। तो बहुत ही माइन्यूटली चेक करना है, तो आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा। चलो अगला देखते हैं। Since more than 100 years now, देखो पहला एरर मिल ही गया, more than 100 years now, that is a length of time। मैंने पहले भी शायद मेरा प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेंथ ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंस। तो लेंथ 100 साल से, तो 100 साल से इज अ लेंथ ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ये तो सिंस पहले ही नहीं होगा, सीधा फॉर होगा। तो फॉर मोर देन 100 years, scientists and writers of science fiction alike have hoped, okay, the someday
have hoped that someday, यहाँ पे that someday humankind होता है, ये शायद printing mistake है, okay, that someday humankind will have a weapon so terrible that the fear of its impact will end war of all time. ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ एक मेरा वो था, टाइपिंग मिस्टेक था. साइंस फिक्शन अलाइक हैव होप्ड दैट समडे, यहाँ पे दैट है, हाँ, ये पढ़ने का टाइम है, आप दैट पढ़ना. दैट समडे ह्यूमनकाइंड will have a weapon so terrible that the fear of its impact will end war of all time. अच्छा, of all times, याद रखना, all times is a phrase which means throughout the time. ठीक है, throughout the times, that's a phrase. तो यहाँ पे all times होगा, हमेशा के लिए. तो for more than 100 years, scientists and writers of science fiction alike have hoped that someday humankind will have a weapon so terrible that the fear of its impact, उसका अगर वैसा वेपन किसी ने लॉन्च कर दिया, the fear of its impact will end war of all times, हमेशा के लिए, हर एक जनरेशन के लिए सब कुछ खत्म कर देगा, throughout time. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में एरर था, दैट्स ऑप्शन बी, ए एंड डी. ठीक है, ए एंड डी में एरर था, तो यही आपका करेक्ट आंसर है. समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं? अच्छा, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला यहाँ से. तो अगर ऐसा ही है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच आपके लिए, तो फॉर योर सपोर्ट दैट यू हैव शोन. एंड मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि प्लीज, अगर you get values from my videos, so please don't forget to subscribe, ताकि it gives me encourages me, ऐसे ही videos में बनाते रहूं आगे. So thank you so much, keep preparing, I'll see you in the next video. Thank you.